और अब अगर बुलडोजर चलाएंगे और लोगों की आंखों में अगर आंसू होगा तो विस्थापितों के आंसू को पोंछने के लिए निश्चित तौर पर टाइगर जयराम महतो जी स्वयं और उनके जो सेना है, पार्टी के जो नेता हैं, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ करके ऐसे लोगों की मदद करेंगे, इनकी आवाज़ बनेंगे। जी हाँ, नया आगाज। और यूं कहें तो ये नया मुद्दा जो अब तक समक्ष किसी के नहीं आया था, सामने नहीं आया था, तो ये नया मुद्दा अब ये जेल कैंप के द्वारा उठाया जा रहा है कि एक वादा को पूरा करने के लिए आपकी फजीहत हो रही है, आप साहस करें अपने दूसरे वादे को पूरा करने के लिए। जी जरा उनसे पूछिए कि पैसे कहां से आ रहे हैं। हमको शक है कि कहीं अगर यही रवैया रहा तो झारखंड सरकार के कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ेंगे। लेकिन बिहार में एक हम और चीज देखे, जब घाटी पार कर रहे थे कोडरमा और जैसे जा रहे थे गया, तो ये दोनों साइड से मुझे एक चीज नजर आया कि ये जो 18 चक्का जो बड़ी ट्रकें जो होती है उस पर बालू भड़ करके आ रहा है। क्या झारखंड में बालू नहीं है क्या? नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप हमारे साथ देख रहे हैं, जेल कैंप के केंद्रीय प्रवक्ता और यूं कहें तो अब जेल कैंप के संगठन महामंत्री, कई पद से इनको नवाजा गया है, विजय सिंह हमारे साथ हैं। और यदि हम बात करें इस खबर में, जेल कैंप को लेकर खास बड़ी बातें अभी सामने आ रही है, इसलिए हमें केंद्रीय प्रवक्ता के साथ अभी गुफ्तगू करने का मौका मिला है, क्योंकि 2025 शुरू से ही होने वाला है गर्व। क्यों कह रहे हैं हम, ये आगे आपको हम बताएंगे। हालांकि हम नहीं, केंद्रीय प्रवक्ता इस पर विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन कुछ और मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को हम आपके समक्ष रखेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ खास बातें जब होती है तो ही एसएमपी न्यूज आप लोगों के समक्ष ऐसे शहरों को लेकर आता है। तो खैर विजय जी, एसएमपी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिंह साहब आपका, और नववर्ष की आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय जी, कुछ बातें अभी सामने आ रही है, हालांकि आपके डुमरी विधायक पे हम चलेंगे, कुछ बातों को आज आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बातें कई सामने आ रही है, कई जगह से कई आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है, उस पर हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ बातें अभी सामने आ रही है सीसीएल को लेकर के या उस क्षेत्र को लेकर के, कुछ माहौल गर्म होने वाला है। क्या कुछ मामला अभी सामने आने वाला है 2025 में? देखिए, जहाँ तक आप नए साल में नए आगाज की बात कर रहे हैं, पार्टी विस्थापितों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है, और हम लोग सीसीएल के क्षेत्र से शुरुआत करेंगे इसकी। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग बीएसएल की तरफ चलेंगे, बीसीसीएल की तरफ भी चलेंगे, और जो साल का पहला कार्यक्रम होगा पार्टी का, वो जो विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति का एक बैनर है, और उन लोगों ने आह्वान किया है 6 तारीख को सीसीएल का चक्का जाम करेंगे। बेरमू का जो एरिया है, कुलफील्ड का एरिया है, पार्टी ने समर्थन किया है, और जो केंद्रीय अध्यक्ष है हमारे टाइगर जयराम महतो जी, माननीय विधायक डुमरी, उन्होंने समर्थन दिया है। तो जो हमारे कार्यकर्ता है वो निश्चित तौर पे 6 जनवरी को इस चक्का जाम कार्यक्रम का समर्थन करेंगे, और हम लोग अपने तरफ से कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने कहा है कि कानूनी रूप से आप पुरजोर तरीके से जो विस्थापितों की आवाज़ है और जो सीसीएल एरिया में चक्का जाम का जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए, विस्थापितों का जिस ढंग से शोषण हो रहा है, आज 50 साल के बाद भी आज लोग अपने रोजगार को लेकर, अपने पुनर्वास को लेकर, अपने मुआवजा को लेकर के सिंह साहब संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में जब सबकी नज़र टाइगर जयराम महतो जी के तरफ है, तो हम लोग के तरफ जो एक संवैधानिक दायित्व भी है, और जन सरोकार से मुद्दों से हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। निश्चित तौर पर विस्थापितों की लड़ाई पार्टी आगे बढ़कर लड़ने जा रही है। शुरुआत हम लोग 6 जनवरी से करें, सीसीएल का चक्का जाम होगा। सीसीएल का चक्का जाम होगा, जी हाँ, नया आगाज। और यूं कहें तो ये नया मुद्दा जो अब तक समक्ष किसी के नहीं आया था, सामने नहीं आया था, तो ये नया मुद्दा अब ये जेल कैंप के द्वारा उठाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, लगातार दबे कुचले की बात तो सब करते हैं, लेकिन बातें कभी कभी सामने आती है, कभी आती भी नहीं है। तो हम अभी हाल ही में जो सीसीएल एरिया में गए थे, तो कुछ बातें भी सामने आई थी, जहां पे
इनके केंद्रीय अध्यक्ष कहें या डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो को हमने देखा था कि वैसे लोगों से वो मिलने गए थे। क्या था वो मामला, क्या मुआवजा को लेकर के भी कुछ बातें भी सामने आ रही थी वहां जब वो गए थे। कई लोग को आंखों में हमने आंसू देखा था। खैर वो अभी कैमरे पे तो बोल नहीं पाए क्योंकि अभी मामला सॉर्ट आउट कुछ हो नहीं पाया है। मेरे ख्याल से क्या वैसे लोगों की आवाज बनने की ये पार्टी अब कोशिश कर रही है? देखिए, अगर आप समुचित मुआवजा नहीं देते हैं, अगर आप समुचित रोजगार नहीं देते हैं और पुनर्वास नहीं देते हैं, और आप अगर बुलडोजर चलाएंगे और लोगों की आंखों में अगर आंसू होगा, तो विस्थापितों के आंसू को पोंछने के लिए निश्चित तौर पर टाइगर जयराम महतो जी स्वयं और उनके जो सेना है, पार्टी के जो नेता हैं, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ करके ऐसे लोगों की मदद करेंगे, इनकी आवाज़ बनेंगे। जैसा कि आपने कहा है कि वो मामला अभी भी पेंडिंग है और उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। जिस जमीन पे CCL दावा कर रहा है वो अभी मुआवजा नहीं मिला है, उसको लेकर के बहुत सारे गिरवांस पेंडिंग है। तो CCL से भी अनुरोध होगा कि भाई जो गिरवांस पेंडिंग है उसको आप फुलफिल करें इस तरह की कार्रवाई से पहले। और इस तरह की कार्रवाई में आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो मानवीय पक्ष है, तो उस बात पे भी आपको गौर करना चाहिए। आप एक बड़ी कंपनी है, खनन की कंपनी है, कोल इंडिया का अनुषंगिक इकाई है, तो आपकी सामाजिक दायित्व भी है कि आप बेवजह लोगों को परेशान ना करें। तो अगर आप किसी को टारगेट कर रहे हैं और कानून से बाहर जाके टारगेट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये गलत चीज़ है। हम लोग इन मुद्दों को निश्चित तौर पर उठाएंगे, और जब जयराम महतो जी इस बात को उठाते हैं और जो हमारे कार्यकर्ता इसमें जब सहयोग करते हैं, तो इसकी परिणति होती है। हम लोगों ने रिजल्ट ओरिएंटिंग आंदोलन बहुत सारे चलाए हैं, तो इस तरह के मामलों में भी अगर ज़रूरत होगा तो पार्टी निश्चित तौर पर आंदोलन का रुख इख्तियार करेगी। नहीं तो फिर CCL को भी मानवीय चेहरा दिखाना पड़ेगा, संवेदनशील होकर के इस तरह के मामलों में डील करना पड़ेगा। तो खैर ये मुद्दा है CCL का और विस्थापन को लेकर है। तो खैर लेकिन इसी मुद्दे पे है कुछ और बातें जो अभी हाल के दिनों में आपने देखा था, हम बात कर लेते हैं क्योंकि भाई केंद्रीय प्रवक्ता हैं तो इनका भी जवाबदेही उतना ही बनता है, क्योंकि बातें भाई दूर तलक चली गई हैं। समझ गए होंगे बात को आप। एग्रेशन, जी हाँ, एग्रेशन को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है और इस पर इनके महिला जो कार्यकर्ता हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी आपने सुना था, लेकिन इनसे भी जानना जरूरी है। कई लोग लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि क्या जिस तरह से डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो एग्रेशन दिखा रहे हैं, आवेश में आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, जो समझ में आता है वो बोल देता है लोग, और लोगों में थोड़ी सी एक नाराजगी दिख रही है कुछ लोगों में। हालांकि कई लोग तो कह रहे हैं कि जो हो रहा है ठीक है हो रहा है, लेकिन आगे की यदि हम बात करें, पार्टी को लेकर यदि बात करें हम, या उनको लेकर हम बात करें, क्या लगता है इसे कोई प्रभाव पड़ने वाला है या आगे ऐसे ही चलते रहेगा? देखिए, हमको लग रहा है कि इस तरह के चीज़ों को लोग बेवजह तूल देते हैं, और मान लीजिए अगर एग्रेशन अगर ना हो तो फिर नेतृत्व किस काम का। अगर उसमें ओज ना हो, वाणी में ऊर्जा ना हो और नेतृत्व की क्षमता ना हो, तो फिर नेता का मतलब क्या है। तो निश्चित तौर पर टाइगर जयराम महतो एक युवा नेता हैं और उनके अंदर भी एग्रेशन है, और हम ये मान करके सिंह साहब बहुत जिम्मेवारी के साथ आपके चैनल पे कह रहे हैं कि उनका जो एग्रेशन है ये पार्टी का USP है, उनके एग्रेशन में कमी नहीं आएगी। रही बात जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो बार बार ये कहते हैं कि गुस्सा ठीक है पर दिशा देने की ज़रूरत है। पार्टी इस पर काम कर रही है, समय आएगा तो वो भी होगा कि वो चीज़ों को नरमी से रखेंगे। बट अभी जिस ढंग के झारखंड के हालात बने हैं, जिस ढंग से यहाँ पे लोगों के अवसर लूटे जा रहे हैं, संसाधन लूटा जा रहा है, विस्थापितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, झारखंड को इसी एग्रेशन की ज़रूरत है और हम लोग इसी एग्रेशन के साथ चलेंगे। टाइगर जयराम महतो की जो शैली है वो शैली पार्टी की पूंजी है और उसी पूंजी के दम पर पार्टी आंदोलन करती रही है और हम लोग अपनी राजनीतिक जमीन बनाने में कामयाब रहे हैं। अगर वो एग्रेशन ना होता तो आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी हार का सामना न करना पड़ता। अगर वो एग्रेशन ना होता तो आज आजसू की जमीन खत्म नहीं हुई होती। आज अगर वो एग्रेशन अगर नहीं होता तो पार्टी ने जो लोकप्रियता हासिल की है वो लोकप्रियता नहीं होती। तो राजनीति के अंदर अगर आपको लोकप्रियता चाहिए तो आपको नेतृत्व देने के लिए एक USP चाहिए। तो उनका जो एग्रेशन है वो USP है पार्टी का, निश्चित तौर पर पार्टी उससे पीछे नहीं हटेगी। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा
कि धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि जल्दीबाजी हो जाती है, तो हम लोग उसको निश्चित तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बट जो केंद्रीय अध्यक्ष का लहजा है वो लहजा नहीं बदलेगा। और शिकायत कैसे लोग करते हैं? शिकायत पढ़े लिखे लोग करते हैं। राहत इंदौरी का एक शेर है, मैं वही देख रहा था, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बस्ती के चंद वैसे ही लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं। ये बस्ती के चंद लोग जो बहुत अच्छे हैं, इन्हीं के हाथों, ये इन्हीं का हाथ है जिसने हमें बुरा बनाया है। तो जो अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, जो शरीफ बनने का ढोंग करते हैं, जिन लोगों ने अब तक झारखंड को लूटा है, झारखंड को मतलब डिरेल किया, नीति अपंगता का शिकार बनाया, तो ऐसे लोग तो शिकायत करेंगे कि इनके काम करने का लहजा ऐसा है, इनके बोलने का तरीका ऐसा है। लेकिन ये बोलने की नौबत क्यों आई? क्यों ये लहजा बदलना पड़ा? क्यों लहजे में एग्रेशन है? तो इस बात को समझना पड़ेगा। और आज के समय में जब मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस बात पे लगा हुआ है कि राजनीति में एक तीसरे विकल्प के रूप में जब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और टाइगर जयराम महतो जी ने एक नई धुरी को जन्म दिया राज्य के राजनीति में, तो ये मीडिया के लिए भी रिसर्च का विषय है। और ये वैसे लोगों को भी मतलब अब जवाब देना चाहिए कि जो लोग कल तक ये बोल रहे थे कि भाई जयराम महतो कोई फैक्टर नहीं है, और अब दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है कि झारखंड में क्या हो गया। आपसे छुपा नहीं है, आप पूरे इलेक्शन को कैंपेन कर रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान जी, स्वयं प्रधानमंत्री, स्वयं गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आए और झारखंड के अंदर जो अंडर करंट चल रहा था उसको वो भापने में नाकामयाब रहे। तो सिंह साहब कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि राज्य में जो राजनीति की एक नई बयार चली है, राजनीति को एक नया दिशा दिया गया है, उसमें जयराम महतो जी के एग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए उनके एग्रेशन में कोई कमी नहीं आएगी और पार्टी को अपने केंद्रीय अध्यक्ष के एग्रेशन पर गर्व है। अभी आपने कुछ बातों को रखा है, लेकिन इसी पे एक और चर्चा अभी गर्म हो गया है। ये 4 बच्चों का क्या मामला है? देखिए, अगर किसी विस्थापित परिवार में, जो आपको पता है कि विस्थापित परिवार एक ऐसा होता है जिसके पैर के नीचे ज़मीन नहीं होती है, उसके सर के नीचे जो ऊपर है वो आसमान नहीं होता, तो कहीं ना कहीं अपना सब कुछ गंवाने के बाद, औद्योगिकीकरण के बाद, खनन के बाद, राज्य को, देश को विकास के राह पे धकेलने के बाद स्वयं वो परिवार कहाँ चला जाता है, इसको देखने वाला आज कोई नहीं है। तो ऐसे परिवारों के को अगर ये कहा जा रहा है केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा कि भाई अब 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, 4 बच्चे आपके परिवार में होने चाहिए और उसमें भी कुछ लोगों को बागी बनाइए, तो ये कहने की नौबत क्यों आई? ये कहने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि आपने विस्थापितों की उपेक्षा की। आपको कोयला चाहिए, मगर जिसके ज़मीन से कोयला निकलता है उसके परिवार का क्या हो रहा है ये देखने के लिए आपके पास समय नहीं है। तो कम से कम उस परिवार से एक लड़का ऐसा होना चाहिए जो अधिकारियों से, कोल इंडिया के अधिकारियों से ये पूछ सके कि मेरा अधिकार कहाँ है। आपने हमसे ज़मीन छीनी, मेरा रोज़गार कहाँ है? आपने हमसे ज़मीन छीनी, मेरा शिक्षा कहाँ है? तो ये पूछने के लिए एक दमदार बेटा चाहिए परिवार में। और हम तो ये मान करके चलते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी की जो छवि है, अगर इसी तरह का 10-20 और नेतृत्व उभरे झारखंड के अंदर, तो हमको लगता है कि झारखंड में वो दिन दूर नहीं कि आमूलचूल परिवर्तन होगा। और जिन लोगों ने झारखंड को अब तक सुनियोजित तरीके से कॉर्पोरेट लूट का अड्डा बनाया, खनन के मामले में और उद्योग के नाम पर प्रदूषण मानकों की अनदेखी करके, हमको लग रहा है कि ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए इसी तरह के तेवर की जरूरत है। और वैसे विस्थापित बेटों की जरूरत है जिसका आह्वान कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो कि आप पढ़ लिख के संभ्रांत बन के, दबे कुचले बन के, मतलब एक जैसे बोलते हैं कि एक भद्र पुरुष, भद्र मानुष बन के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, थोड़ी उदंडता जरूरी है, ये समय की मांग है। यही कारण है कि टाइगर जयराम महतो जी ने जो कहा है कि आपके परिवार में 2 के बदले 4 बच्चे होने चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, जनसंख्या का कोई है, तो ये इसका सीधा संबंध जनसंख्या से नहीं है। विस्थापन का जो दर्द है, विस्थापितों की जो परिवार की जो संख्या है वो लाखों में है, वो करोड़ों में नहीं है, अरबों में नहीं है। इसलिए जनसंख्या विस्फोट से नहीं जोड़ना है इस बात को। इसको ऐसे देखना है कि एक परिवार जहां पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी हों, जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हों, मगर एक ऐसा लड़ाकू बेटा भी हो कि जब उस परिवार का हक और अधिकार छीना जाए तो वो सामने आकर के लड़ाई करे, सामने आकर के सवाल पूछे कि मेरा अधिकार कहाँ है, मेरा रोजगार कहाँ है, मेरा मुआवजा कहाँ है, मेरा रोजगार कहाँ है। हम रोजगार पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेरा अंतिम सवाल होगा अब, क्योंकि 5 साल सरकार चली और फिर से सरकार आ गई है सत्ता में। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं हेमंत दोबारा। ये नारा था
और फिर से सरकार आ गई है, और क्या कुछ हुआ आगे या पीछे, या क्या कुछ होने वाला है, या वर्तमान में क्या चल रहा है, हम इस पर, क्योंकि विपक्ष में है तो जानना जरूरी है। क्या लगता है आपको, बीता हुआ 5 साल या जो अब 1 महीना हो गया, अब नया साल शुरू होने वाला है, तो क्या लग रहा है आपको कि झारखंड वासियों के लिए सरकार क्या कुछ करेगी या कर रही है, या कहां तक कर चुकी है? देखिए, जहाँ तक हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 1 का प्रश्न है, 5 साल हम लोगों ने देखा कि इस राज्य को कोयला लूट, बालू लूट का अड्डा बनाया गया। जिस ढंग से पेपर लीक हुआ, जिस ढंग से परीक्षा में घपला घोटाले हुए, सुनियोजित तरीके से जिस ढंग से पेपर लीक करने वाले गिरोह को छूट दिया गया, और इस तरह के गिरोह से मंत्रियों के, विधायकों के, अफसर्स के सेटिंग है, राज्य के युवा निराश हैं। तो पिछले 5 साल के दौरान जिस ढंग से भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना झारखंड, हमको नहीं लग रहा है कि झारखंड हेमंत सरकार पार्ट 2 में भी बहुत कुछ बदलने जा रहा है। मैया सम्मान योजना अभी भी अधर में लटका हुआ है, आपको पता है। नहीं, लेकिन हम बात को आपको यहाँ थोड़ा सा रोकेंगे। मैया सम्मान योजना पर जो बातें अभी हो रही है, हालांकि ठीक है, सबको तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के खाते में अब पैसा आना शुरू हो चुका है। हालांकि इसी बीते तारीख 28 को यहाँ से शुभारंभ होने वाला था, लेकिन वो 26 तारीख को कई एक लोगों को अकाउंट में 2500 रुपया आ चुका है, और जो सूचनाएं आ रही है शायद फिर से 6 तारीख को बाकी लोगों के अकाउंट में यहाँ जो कार्यक्रम आयोजन जो होने वाला था मुख्यमंत्री के द्वारा वो होगा। लेकिन ये कैसे और क्या आगे आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले आप बात की, ये योजना विफल योजना है, और आप जो कह रहे हैं कि बहुत सारे खाते में 2500 आए हैं, मैं बता रहा हूं, मेरे पास जो जानकारी है कि बहुत सारे खाते में 1000 भी आया है। जरा इस बात को भी पता कर लीजिए। और सिंह साहब, एक बात बताइए कि जिस राज्य का वार्षिक बजट 1,26,000 या 29,000 करोड़ हो, उसमें 25,000 करोड़ रुपये आप सिर्फ एक स्कीम में दे रहे हैं। आप मान करके चलिए कि आपका जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, आपका जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, आपने टारगेट दे दिया, आपने ओवर स्पीडिंग को बढ़ावा दिया, आप शराबखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब साफ है कि एक चुनावी वादा को पूरा करने के लिए बार बार जब जयराम माथुर जी कहते हैं कि आपने जो यूथ जो महिलाएं हैं उनको जो पैसे देने का जो लालच दिया है, कहीं ना कहीं आप उनको डिरेल कर रहे हैं। उनका जो सामान्य जीवन है वो पटरी से उतर रहा है, इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। और अपने राजनीतिक वादे को पूरा करने के लिए आपने बोझ डाला है बजट के ऊपर। आप मान करके चलिए कि अगर आपका 25-30% बजट अगर आपके इस तरह के फ्लैक्सिब पॉलिसी पे अगर जाएगा तो राज्य कहाँ जाएगा? एक और दूसरी बात कि आप गौर कीजिए कि विकलांग, वृद्धा और विधवा पेंशन वो पिछले 4-5 महीने से रुका हुआ था, पार्शियल मिला है, पार्शियल अभी भी नहीं मिला हुआ है। तो इसका क्या हो रहा है? आप बात कर रहे थे कि ये जो हमको लग रहा है कि इस एकमात्र स्कीम के कारण हमको लग रहा है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी सरकार। आधारभूत संरचना पे भी असर पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और अपने चुनावी वादे को पूरा करेंगे। एक वादा पूरा करने की आप कोशिश करेंगे। आपने एक दूसरा LPG का भी आपने कमिटमेंट किया है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 500 के सिलेंडर का वादा किया, आप वहाँ से नीचे जाकर 450 का कमिटमेंट किया है। उस वादे पर अब तक कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो आपके माध्यम से एक बार फिर हम डिमांड करना चाहते हैं कि एक वादा को पूरा करने के लिए आपकी फजीहत हो रही है, आप साहस करें अपने दूसरे वादे को पूरा करने के लिए। आप राज्य में कुछ नहीं तो हमको लग रहा है कि चुनावी वादा को पूरा करने के लिए आप कर्ज लेंगे क्या? अगर आप कोई आधारभूत संरचना को सृजित करने के लिए, बढ़ाने के लिए अगर आप कर्ज लेते तो बात समझ में आती है। लेकिन आप जब स्टाफ सैलरी के लिए कर्ज लेंगे, जब आप अपने फ्लेक्सिब पॉलिसी को पूरा करने के लिए कर्ज लेंगे, और हमारी पार्टी तो कैश ट्रांसफर स्कीम के हमेशा खिलाफ है। आप हमारे मैनिफेस्टो को उठा करके देखिए, हम लोगों ने रोजगार का बात किया था, कभी हम लोगों ने कहीं नहीं लिखा कि हम लोग कैश ट्रांसफर स्कीम चलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब साफ है कि सरकार जो इस तरह की योजनाएं लेकर के आती है, कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर ये दिल्ली मॉडल का नकल कर रहे हैं। और एक समय है, आप याद कीजिए कि जिस ढंग से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बहुत सारे वादों को पूरा करने में नाकामयाब रही, ये और बात है कि वहां पे रिपीट कैसे सरकार हो रही है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात और है, आप कह रहे हैं कि 6 जनवरी को बाद बाकी लोगों को पैसा मिलेगा। सूचना आ रही है, अभी क्लियर नहीं है। तो क्या 6 जनवरी को 5000 मिलेगा क्या?
फिर तो आप हिसाब गड़बड़ कर रहे हैं। आपने कहा था कि 2,500 हर एक महीना देंगे, तो अगर आप 6 तारीख को अगर 5-5 हज़ार रुपये अगर दे रहे हैं सबके अकाउंट में तो फिर ठीक है, लेकिन राज्य के बजट का क्या होगा? आपके जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर जी, जरा उनसे पूछिए कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हमको शक है कि कहीं अगर यही रवैया रहा तो झारखंड सरकार के कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ेंगे। और एक बात और भी है, जो केंद्र के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, जो जिसका रोना ये रोते हैं कि भाई आप 1,36,000 करोड़ रुपया मेरा वापस कर दीजिए। वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि झारखंड का कोई पैसा हमारे पास बकाया नहीं है, तो इस बात पर क्या हुआ? इस बात पे राज्य सरकार कहीं कुछ नहीं कर रही है। ये बोल रही है कि हम कोयला रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई आप कुछ भी अगर करने जा रहे हैं तो केंद्र सरकार के साथ आपकी उस पैसे को लेकर लड़ाई है तो आप टैक्टफुली लड़ेंगे। आपसे वित्त राज्य मंत्री ने सबूत मांगा है। हालांकि राज्य का पैसा है और क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते हम लोग हेमंत सोरेन के साथ इस पर्टिकुलर मुद्दे पर है कि अगर झारखंड सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया है तो मिलना चाहिए, वो पैसा मिलना चाहिए, ताकि राज्य सरकार को काम करने में, सामान्य कामकाज में उसको अड़चन ना आए। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि मुफ्त की रेवड़ी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये जो दिल्ली में फिर से बातें सामने आई है भाई कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने से क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। जिसका उदाहरण कुछ राज्य है भाई, कुछ राज्य है। लेकिन उसी मुफ्त की रेवड़ी बांटने पर फिर से केजरीवाल जी ने भी एक घोषणा कर दिया है, महिला सम्मान योजना। यहाँ मैया सम्मान योजना है तो वहाँ महिला सम्मान योजना। आप बोल रहे हैं ना कि कैसे वोट मिल जाता है, कैसे रिपीट कर जाता है। देखिए फिर से वहाँ योजना वो लोग निश्चित तौर पर ये जो कैश ट्रांसफर स्कीम है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालेगा। आप देखिए हेमंत सोरेन सरकार ही कह रहे थे कि बिजली चोरों के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस होंगे, बिजली बिल माफ किया जाएगा। सिंह साहब, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप चीज़ों को तर्कपूर्ण बनाइए ना। अगर बिजली का दर अगर आप घटाते हैं, अगर आप टैरिफ को कम करते हैं तो रेवेन्यू लॉस भी नहीं होगा और मुफ्तखोरी और चोरी का जो समस्या है उससे भी आपको निजात मिलेगा। आप राज्य को सिस्टम से क्यों नहीं चलाना चाहते हैं? आप मतदाताओं को घूस क्यों देना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है, आप घूस मत दीजिए, राज्य को सिस्टम से चलाइए। आप बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमे वापस ले रहे हैं, आप लोगों को जो बिल माफ कर रहे हैं, आपको JVNL को पैसा देना पड़ेगा। आप कहाँ से पैसा देंगे? इसका सीधा मतलब यह है कि आप यहाँ का वहाँ करेंगे। तो अगर आप फंड अगर आप हेयर एंड देयर से अगर आप जुटाएंगे, आपका सीधा रास्ता अगर नहीं है आमदनी का, तो कर्ज में डूबेगा ये राज्य, कर्ज में डूबेगा ये राज्य। जैसा कि विपक्ष में बैठे हुए हैं, जेलकेम के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन सवाल तो अंतिम ही था। लेकिन एक सवाल मेरा जो अभी दिमाग में चल रहा है, जिसको लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है और लोग त्रस्त हैं। अब वो आवास की भी बात हो रही है, वहां भी लोग त्रस्त हैं। क्यों भाई? अभी हम बिहार गए थे घूमने के लिए, लगभग मोटा मोटी कि क्या हालचाल है बिहार का देखने के लिए। तो बिहार तो सही में बिहार हो गया है। लेकिन बिहार में एक हम और चीज़ देखे, जब घाटी पार कर रहे थे कोडरमा और जैसे जा रहे थे गया, तो ये दोनों साइड से मुझे एक चीज़ नज़र आया कि ये जो 18 चक्का जो बड़ी ट्रकें जो होती है उस पर बालू भड़ भड़ करके आ रहा है। क्या झारखंड में बालू नहीं है क्या? बस यही बात है। हमको लग रहा है कि जो निकटवर्ती के जो जिले हैं वहाँ पर बाहर से बालू मंगाया जा रहा है। हालांकि झारखंड का जो बालू था वो क्या हुआ? अगर NGT ने अक्टूबर तक रोक लगाया था और उसके बाद जब आप धड़ेले से बिना टेंडर के आप बालू घाट चलवा रहे हैं तो ये कौन चला रहा है? आखिर राज्य के नदियों का बालू गया कहाँ? अगर बिहार से यहाँ अगर बालू आ रहा है तो आपने टेंडर किया नहीं। NGT के रोक में हमको लग रहा है कि पिछले 4-5 महीना बालू चला नहीं। अक्टूबर से लेकर के अभी 4 महीना हुआ है बरसात के बाद, तो ये बालू गया कहाँ? कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि एक और कमिटमेंट जो राज्य सरकार का है कि अबू आवास में ये मुफ्त बालू देंगे। तो जो इस तरह की जो स्कीम होती है जो बिना सिस्टम के चलने वाला होता है, जिसमें कोई चालान नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई रॉयल्टी नहीं है, तो आप अंधेरगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, आप माफियागिरी को बढ़ावा दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा, हमको लग रहा है कि पार्टी निश्चित तौर पर, अभी हम लोग कोयला को लेकर के बात कर रहे थे, नहीं होगा तो फिर बालू चोरी पर भी पार्टी के कार्यकर्ता ध्यान देंगे। और जो चेक पोस्ट हैं अभी बात होनी है पार्टी में, निश्चित तौर पर चोरी का कोयला पकड़ने के लिए हमारे कार्यकर्ता भी अगर जरूरत पड़ेगा तो सड़कों पर उतरेंगे। उसी ढंग से हम लोग बालू माफियाओं को भी रोकने का काम करेंगे। अंधेरगर्दी कम से कम झारखंड में नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आती है तो एक बात तो मैं मान करके चलता हूं कि ये जमीन की लूट, कोयला चोरी, बालू चोरी और इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जो मिलीभगत हो जाती है वो और गड़बड़ हो जाती है। और समस्या ये होता है कि उनको भी नजर
लेना देना होता है, नहीं तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के जो पॉलिटिकल करप्शन है वो उसके चपेट में प्रशासन आ गया है और उसका नतीजा है कि माफिया तंत्र पनप गया झारखंड के अंदर। और ये बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक गठजोड़ है जो राज्य को सिस्टम से नहीं चलने दे रहा है। और एक बात मैं सिंह साहब बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका राज्य के सेंटीमेंट से लेना देना नहीं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ लूट मचाना है, वो नेताओं को क्लच में लेते हैं। जो विभिन्न पार्टी के छुटभइये कार्यकर्ता हैं उनके मार्फत बड़े नेताओं तक ये घूस पहुंचाते हैं। जो प्रशासनिक और ब्यूरोक्रेटिक जो अधिकारी हैं वो इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, वो भी हिस्सा है। और बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं आपके मंच से कह रहा हूँ कि मीडिया का एक वर्ग उदासीन है इन सारे मामलों पर। हमको लग रहा है कि करप्शन के इस खेल में मीडिया का एक छोटा वर्ग हिस्सेदार की भूमिका में है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है झारखंड के अंदर। सभी चीज़ों को हमको लग रहा है कि ठीक करने की ज़रूरत है। यही कारण है कि टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में एक नया जो राजनीतिक सोच पनपा है झारखंड के अंदर, ज़रूरत है कि उसको आगे बढ़ाया जाए, तो ही झारखंड को बचाया जा सकता है। तो भी आप सुन रहे थे केंद्रीय प्रवक्ता को, जेल कैंप के हैं और संगठन महामंत्री भी हैं, लेकिन जो इन्होंने अब एक हिंट दिया है, 9 वर्ष का तोहफा तो खैर दूर का है, लेकिन 9 वर्ष कई लोगों के लिए चक्कर में भी डालने वाला है, जिस तरह से अब जेल कैंप के तरफ से एक रणनीति तैयार की जा रही है। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या और क्या कुछ अब बातें सामने आती है। जब ये लोग सड़कों पे जब उतरेंगे तो क्या कुछ होगा। लेकिन कहते हैं कि भाई ये राजनीति है, जल्दी कहना उचित नहीं है और जल्दी बता देना भी उचित नहीं है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या, क्योंकि हमारे हर सवाल में एक होता है क्वेश्चन मार्क। मिलते हैं आगे अगले खबर को लेकर और क्या होता है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहें SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।